तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मैं फिर से बता देते हैं यहाँ इस वीडियो में केवल उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। तो जल्दी से आएंगे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। हरियाणा में, बीकानेर राजस्थान में, भोपाल मध्य प्रदेश में, आनंद गुजरात में। जल्दी से राइट आंसर क्या है। यहाँ अगर आप CSRI, ठीक है, CSRI इसका इंग्लिश नाम होता है CSRI अर्थात सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर स्थित है, टोक हरे बीकानेर टोक राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर टोक राजस्थान में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है करनाल बंट नामक रोग किस फसल का एक प्रमुख रोग होता है। ये भी आपको पता होगा करनाल बंट तो किसकी होती है। जल्दी से आएंगे, मक्का की होती है, गेहूं की होती है, गन्ने की होती है, फिर आलू की होती है। जल्दी से आएंगे कि करनाल बंट नामक रोग किस फसल का एक प्रमुख रोग होता है। मक्के का, गेहूं का, गन्ना का, फिर आलू का। जल्दी से आएंगे। तो आपको पता हो यार करनाल बंट जो कि किसके द्वारा होता है। सबसे पहले इसका आपको कोजल ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए। किसके द्वारा होता है, निवोसिया इंडिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निवोसिया इंडिका के द्वारा होता है। अगर बात करते हैं यार कि ये किसका होता है तो किसके होती है यार मेजर डिजीज ये होती है गेहूं फसल की। अगर बात करते हैं इससे यार एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो यार कि करनाल बंट से डिजीज मान लीजिए कोई सा भी फील्ड ग्रसित है, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी फील्ड में करनाल बंट डिजीज हो रही है तो उससे एक स्मेल आएगी। वो कौन सी आएगी यार, मछली जैसी, सड़ी हुई मछली जैसी गंध आएगी। और वो किसके कारण आएगी यार, ट्राइमिथाइल एमीन के कारण। किसके कारण आती है यार, इसका भी पूछा था है तो इसको भी आपको जरूर याद है। ट्राइमिथाइल एमीन के कारण आती है। किसके कारण आती है, ट्राइमिथाइल एमीन के आती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ये आपको बताना है। जल्दी सुनेंगे कि ऑपरेशन फ्लड क्या होता है, ये किससे संबंधित होता है। ज्यादा वर्षा वाले स्थानों पर बाढ़ नियंत्रित करने के लिए। बाढ़ नहीं होता है, बाढ़ है, ठीक है, बाढ़ नहीं है बल्कि बाढ़ है। नेक्स्ट है कि पानी की कमी स्थानों पर पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होता है। ज्यादा वर्षा वाले स्थानों पर बाढ़ नियंत्रित करने से, पानी की कमी वाले स्थानों पर पानी की मात्रा को बढ़ाने से, या फिर दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो आपको पता हो यार अगर बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत तो कब की गई थी, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी 1970 में। कब की गई थी यार, 1970 में। और अगर बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है यार दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाना, अर्थात यार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य कार्य होता है, मुख्य फंक्शन होता है। किसका, ऑपरेशन फ्लड का, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, 1970 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दीमक दीमक पौधे के कौन से भाग को नुकसान पहुंचाती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आएंगे टर्माइट। ठीक है, टर्माइट होती है, ये कौन से प्लांट पार्ट को नुकसान पहुंचाती है, कौन से प्लांट पार्ट को डैमेज करती है, ये आपको बताना है। जड़ को, तना को, पत्ती को, या फिर फूल को। जल्दी से आएंगे, राइट आंसर क्या होगा कि टर्माइट कौन से पौधे के किस प्लांट पार्ट को डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है। जड़, तना, पत्ती या फिर फूल। जल्दी से आएंगे, राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं दीमक, ठीक है, जो दीमक होती है, जो टर्माइट होती है, ये भी कौन से प्लांट पार्ट को होती है, जड़ को डैमेज करती है। कौन सी प्लांट का पार्ट को, जड़ को, रूट्स को सबसे ज्यादा डैमेज करती है। और अगर बात करते हैं जो दीमक होती है, ठीक है, मान लीजिए दीमक है, इसका अटैक हो गया किसी फील्ड में, तो इसका आप रोकथाम कैसे करो, इसके कंट्रोल कैसे करो, इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो यहाँ अगर बात करते हैं इसका कंट्रोल किया जाता है यहाँ एंडोसल्फान के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि क्लोरोपाइरिफॉस उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक यार क्लोरोपाइरिफॉस उसके द्वारा। अगर बात की टर्माइट के कंट्रोल के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ, क्लोरोपाइरिफॉस का। किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोपाइरिफॉस के द्वारा यहाँ टर्माइट का इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 10 किलोग्राम, ठीक है, थोड़ी मात्रा को जरूर ध्यान रखना कि 10 किलोग्राम के लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो 10 किलोग्राम टमाटर का केचप बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको मात्रा बतानी है चीनी की, अर्थात जो शर्करा होती है इसकी आपको बतानी है। तो जल्दी से आएंगे कि चीनी की जरूरत कितनी पड़ेगी 10 किलोग्राम टमाटर का केचप बनाने के लिए। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आएंगे, राइट आंसर क्या है। जल्दी से आएंगे 10 किलोग्राम टमाटर का केचप बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता हो गई, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोग्राम टमाटर के सॉस यानी जो केचप बनवाना जाता है तो उसके लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होती है। तो यार यहाँ मैं बता देता हूँ कि 1 किलोग्राम के लिए कितनी होती है, 10 ग्राम होती है केवल। यहाँ 1 किलोग्राम अगर मान लीजिए आप जो टमाटर है आपके पास और टमाटर का आपको केचप बनाना है तो 1 किलोग्राम जो टमाटर होता है तो उसमें यहाँ 10 ग्राम चीनी की मात्रा यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप सोचे 10 किलोग्राम तो 10, मान लीजिए ये 10 है तो ये भी क्या होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है आपका राइट आंसर 100 ग्राम, अर्थात यहाँ 10 किलोग्राम टमाटर का केचप बनाने के लिए 100 ग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए निम्न में से कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, बीजीय मसालों में जिसे नहीं रखा गया ये आपसे पूछा है। जल्दी से राइट आंसर क्या है।
जीरा, धनिया, सौंफ या मिर्च। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि निम्न में से कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं जाती है। जल्दी से राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे ये क्या होगा आपका राइट आंसर। जीरा, धनिया, सौंफ या मिर्च। तो यहाँ अगर बात की जाए बीजीय मसालों के अंतर्गत तो किसे नहीं रखा जाता है, यहाँ मिर्च को नहीं रखा जाता है। कौन सा है राइट आंसर, यहाँ फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ अगर बात करते हैं मिर्च की तो मिर्च को यहाँ बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निम्न में से जैव उर्वरक कौन सा होता है। ठीक है, आपको बताना है बायो फर्टिलाइजर। क्या बताना है, बायो फर्टिलाइजर यहाँ पर आपसे पूछा है। तो जल्दी से राइट आंसर क्या है, गोबर की खाद, हरी खाद, राइजोबियम कल्चर या फिर यूरिया। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि कौन सा इनमें से जैव उर्वरक है। गोबर की खाद होता है, हरी खाद होता है, राइजोबियम कल्चर होता है, फिर यूरिया होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि कौन सा इनमें बायो फर्टिलाइजर है। जल्दी से बताएंगे तो कौन सा होता है यहाँ थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। जिसने भी थर्ड ऑप्शन क्लिक किया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ अगर बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की तो कौन सा होता है, राइजोबियम कल्चर होता है। और सभी क्या होती है यहाँ जैविक खाद्य होती है। ये सभी क्या होती है यहाँ जैविक खाद्य होती है। और अगर बात की जाए यूरिया की तो यूरिया क्या होता है, कार्बनिक खाद होती है। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बनिक उर्वरक होता है। और इन दोनों की बात की जाए तो ये जैविक खाद्य होती है। और अगर बात की जाए जैव उर्वरक की बायो फर्टिलाइजर की तो बायो फर्टिलाइजर कौन सा होता है, राइजोबियम कल्चर होता है। ठीक है, किसान क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से समझना करो कि यहाँ पर आपसे शुष्क क्षेत्रों में किस फसल को ग्रो नहीं किया जा सकता है, किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए, ये आपसे पूछा। जल्दी से राइट आंसर क्या होगा, बेर, खजूर, अनार या फिर चीकू। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ अगर बात की जाए शुष्क खेती में या शुष्क क्षेत्रों में किसकी खेती नहीं करनी चाहिए तो कौन सा होता है, राइट आंसर चीकू की। ठीक है, चीकू की खेती नहीं की जा सकती है शुष्क क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर चाहिए नमक का घोल। नमक का घोल कितनी सांद्रता परसेंट फलों की डिब्बाबंदी के लिए यूज किया जाता है। अर्थात यहाँ फलों की डिब्बाबंदी आपको करनी है तो नमक की कितनी सांद्रता का आप प्रयोग करोगे, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से कि नमक की कितनी सांद्रता का प्रयोग करोगे आप फलों की डिब्बाबंदी करने के लिए। 1 से 1.8, 0.2%, 6% या फिर 0.03%। जल्दी से राइट आंसर क्या होगा, कितनी मात्रा को आप अप्लाई करोगे। जल्दी से फलों की डिब्बाबंदी के लिए नमक की कितनी सांद्रता को आप यूज करोगे। जल्दी से आपको बतानी है प्रतिशत में। जल्दी से 1.8%, 0.2%, 6% या फिर 0.03%। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए फलों की कैनिंग या डिब्बाबंदी के लिए तो क्या होता है यहाँ इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, 2%। आपको पता होगा कि 2% रखे जाते हैं। कितने रखे जाते हैं यहाँ 2% यूज करते हैं सांद्रता। तो इसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर देख सकते हो कौन सा आपका राइट आंसर 1.8%। कौन सा है यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्योंकि अगर आपसे पूछते हैं फलों की डिब्बा या डिब्बाबंदी या फिर कैनिंग के लिए तो नमक की सांद्रता रखी जाती है 2%। कितनी रखी जाती है, 2% रखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गाय भैंस का तापमान कितना होता है, अर्थात बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से राइट आंसर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 98 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि गाय और भैंस के जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये कितना होता है, 37, 38, 39 या फिर 98। जल्दी से कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 98 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो यहाँ अगर बात करते हैं जो एवरेज होता है इन दोनों का वो क्या होता है 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कौन सा होता है यहाँ फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए गाय और भैंस का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये कितना होता है 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर जो सीड रेट रखी जाती है, जो बीज दर रखी जाती है उसकी आवश्यकता कितनी पड़ती है, ये आपको बतानी है। तो जल्दी से बताएंगे प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है आलू की। 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखी है किलो में, यहाँ पर आपको दे रखी है क्विंटल में, यहाँ पर दे रखी है टन में और चौथे में आपको दे रखी है ग्राम में। तो जल्दी से राइट आंसर क्या होगा कि आलू की बुआई के लिए जो सीड रेट रखी जाती है प्रति हेक्टेयर वो कितनी रखी जाती है। जल्दी से कि 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर या फिर 15 से 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आपको पता होगा यार अगर बात करते हैं आलू की बुआई, तो यहाँ आलू की बुआई क्विंटलों में की जाती है। ठीक है, क्विंटलों में की जाती है। अतः राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। क्योंकि यार अगर बात करते हैं सीड रेट तो इसकी सीड रेट कितनी रखी जाती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है यार अगर बात करते हैं सीड रेट तो इसकी जो सीड रेट होती है ये होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है, कौन सी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सोचे नहीं है तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, एंथ्रेक्स रोग, थनैला रोग, जहरवाद रोग या फिर खुरपका एवं मुहपका रोग। तो इजीली आप इसे सोल्व कर दोगे। जल्दी से आएंगे ये कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होती है, कौन सी ऐसी डिजीज है। जल्दी से आएंगे एंथ्रेक्स, थनैला,
जहरवाद या फिर खुरपक्का एवं मुहैपक्का। तो कौन सी होती है, आपको पता चली गया होगा कि यार हाँ जो खुरपक्का एवं मुहैपक्का होता है ये किसके द्वारा होती है यार हाँ, वायरस के द्वारा होती है। किसके द्वारा फैलती है यार हाँ, ये होती है वायरस के द्वारा। अर्थात राइट आंसर कौन सा आपका, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर यही तो आपसे पूछा गया है कि जीवाणु जनित नहीं है, मतलब जीवाणु की जनित नहीं कौन सा है, ये वायरस के द्वारा फैलता है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है। तो जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कि यहाँ पौधों को आवश्यक नहीं होता है। मैग्नीशियम, गंधक, तांबा या फिर आर्गन। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है कि कौन सा पोषक तत्व पौधों को आवश्यक नहीं होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे मैग्नीशियम, गंधक, आर्गन या फिर तांबा। तो आपको पता होगा यार हाँ कि आपको चली गया होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है यहाँ, जो आर्गन होती है। यह क्या होती है, एक गैस होती है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जो आर्गन होती है इसकी आवश्यकता पौधों को नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे निम्न में से गेहूं की किस्म कौन सी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा कौन सी नहीं है, तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि गेहूं की किस्म कौन सी नहीं है। राज 3077, लोक फर्स्ट, राज 3777 या फिर GNG 663। जल्दी से राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। जल्दी से A, B, C या फिर D। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो आपको चली गया हुआ है यार हाँ, अगर बात ये इन तीनों की यार हाँ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, हमेशा पूछी जाती है, तो इन तीनों को जरूर याद है कि अगर बात ये गेहूं की किस्म है तो गेहूं की तो किस्म कौन कौन सी होती है हाँ, राज 3077 भी होती है, लोक फर्स्ट भी होती है, राज 3777 भी होती है। ठीक है, ये तीनों तो क्या है गेहूं की किस्म है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा कौन से नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा है GNG 663। ठीक है, कौन सी नहीं है, GNG 663। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भूरापन रोग, फूल गोभी में भूरापन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। ये आपको बताना है। जल्दी बताएंगे कि कौन सा ऐसे न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी से यार भूरापन रोग। तो भूरापन रोग को हमने बताया था यार इंग्लिश में क्या बोला सा है, इसे ब्राउनिंग, क्या बोला सा है, ब्राउनिंग बोला सा है। तो इसी से आपको पता चल गया होगा ब्राउनिंग मतलब बोरॉन। ठीक है, ब्राउनिंग मतलब बोरॉन। तो बोरॉन की कमी से होता है ये रोग। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि फूल गोभी में भूरापन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है यार हाँ, बोरॉन तत्व की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से पेड़ की किस्म नहीं, मुंड या फिर गोला। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए उमरान, मुंडिया और गोला की, तो ये तीनों क्या होती है यहाँ बेर की किस्म होती है। लेकिन अगर बात की जाए कौन सी नहीं होती है, तो कृष्णा नहीं होती है। अतः राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए कृष्णा की तो किसकी होती है हाँ, ये होती है आंवले की। किसकी होती है, आंवले की होती है। इसलिए यहाँ राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गमोसिस किस फल वाली फसल से संबंधित। अर्थात यहाँ गमोसिस कौन सी ऐसी फसल है जिसकी एक प्रमुख रोग होता है, प्रमुख डिजीज होती है। जल्दी से गमोसिस किस में होता है, आम में होता है, नींबू वर्गीय फलों में होता है, पपीते में होता है, फिर सेब में होता है। जल्दी से गमोसिस किस फल से संबंधित है, आम से, नींबू वर्गीय फलों से, पपीते से, फिर सेब से। जल्दी से राइट आंसर कौन सा है, आम, नींबू वर्गीय फल, पपीता या फिर सेब। तो आपको पता होगा यार अगर बात है गमोसिस रोग की। ठीक है, गमोसिस एक डिजीज होती है जो कि किसमें देखने को मिलती है, जितने भी जो सिट्रस फल होते हैं, ठीक है, जितने भी जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, तो इनमें देखने को मिलती है गमोसिस। किसमें देखने को मिलती है, सिट्रस वाली जो फैमिली होती है, सिट्रस स्पीसीज के जितने भी जो प्लांट होते हैं, तो उनमें देखने को मिलती है गमोसिस डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे ग्वारपाठा। ठीक है, ग्वारपाठे को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है, किस श्रेणी में रखा गया है, ये आपको बताना है। जल्दी बताएं किस वर्ग में रखा गया है ग्वारपाठे को, अनाज वाली फसलों के अंतर्गत, चारे वाली फसलों के अंतर्गत, औषधीय फसलों के अंतर्गत है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं राइट आंसर क्या है कि ग्वारपाठे को निम्न में से किस श्रेणी में रखा गया है, अनाज वाली फसलों में, चारा वाली फसलों में, औषधीय फसलों में, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं राइट आंसर क्या है। तो अगर बात करें ग्वारपाठे, तो ग्वारपाठे को किसमें रखा गया है, एक मेडिसिनल यूज के लिए रखा गया है। ठीक है, मेडिसिनल यूज मतलब औषधीय फसल के अंतर्गत रखा गया है। ग्वारपाठे को किसमें रखा गया है, औषधीय फसलों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे सुरती कौन से पशु की नस्ल होती है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। जल्दी बताएंगे कि सुरती कौन से पशु की नस्ल होती है, गाय की, भैंस की, बकरी या फिर सुअर की। जल्दी बताएंगे कि सुरती किसकी नस्ल होती है, गाय की होती है, भैंस की होती है, भेड़ की होती है, फिर बकरी की होती है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की सुरती, तो सुरती क्या होती है, भैंस होती है। आपको पता होगा, एक इजीली क्वेश्चन है। तो यार हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। अर्थात यहाँ रानीखेत रोग किससे होता है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि गाय में होती है, भैंस में होती है, बकरी में होती है, फिर मुर्गी में होती है। जल्दी बताएंगे रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, फिर किस में होती है, गाय में होती है, भैंस में होती है, बकरी में होती है, फिर मुर्गी में होती है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है अगर बात करें रानीखेत रोग, तो रानीखेत रोग किससे संबंधित है यार, मुर्गियों में होता है। किसका एक प्रमुख डिजीज यार है, ये है एक मुर्गी का एक प्रमुख रोग होता है जो कि रानीखेत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि पेड़ी या रतून निम्न में से किस फसल से संबंधित है। पेड़ी या रतून निम्न में से किस फसल से संबंधित है। गन्ने से, चावल से, गेहूं से या फिर तंबाकू से। जल्दी इसमें राइट आंसर क्या है कि पेड़ी या रतून निम्न में से किस फसल से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पेड़ी या रतून होती क्या है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ यार। हाँ, अगर बात करें पेड़ी या रतून की, तो पेड़ी या रतून क्या होती है यार। हाँ, ये होती है जो मान लीजिए एक बार हमने गन्ने की ले ली, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर बात कीजिए पेड़ी या रतून की, किससे संबंधित होती है, गन्ने से संबंधित होती है। किससे होती है, गन्ने से संबंधित होती है। अभी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यार हाँ, अगर बात कीजिए गन्ने की, ठीक है, गन्ने में हम फसल लेते हैं। मान लीजिए एक बार हम गन्ने को काट लेते हैं, ठीक है, गन्ने को काटने पर जो डंठल बच जाते हैं, ठीक है, जो डंठल बच जाते हैं, तो उन डंठलों से या फिर उन स्टेमों से क्या होता है, नेक्स्ट क्रॉप लेना, ठीक है, इसमें सिंचाई कर दी जाती है। मान लीजिए अभी आज हमने गन्ने की फसल ले ली, काट लिया उनको सभी को, ठीक है, उसके बाद में जो डंठल बच गए, ठीक है, जो जड़ बच गए, जो ये तना बच गया छोटा सा, तो इस डंठलों से नई फसल का निर्माण होना, नई फसल लेना ही क्या कहलाता है, पेड़ी या रतून की खेती कहलाता है। यार हाँ, पेड़ी या रतून की खेती किसे बोला है कि एक बार फसल कटने के बाद उसी डंठलों से या फिर उसी तनों से क्या करना, नई फसल लेना क्या कहलाता है, पेड़ी या रतून कहलाता है। और ये किस में देखने को मिलती है, मुख्यतः गन्ने फसल में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दूध की शर्करा को कहते हैं, दूध की शर्करा को कहते हैं फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर ग्लूकोज। जल्दी से पाएंगे, दूध की शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है, सुक्रोज होती है, लैक्टोज होती है, फिर ग्लूकोज होती है। जल्दी से पाएंगे। तो आपको पता होगा यार, अगर बात करें दूध की शर्करा तो कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। कौन सी होती है, दूध की शर्करा लैक्टोज होती है।